सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के तासिका में नया विषय व्याकरण में विराम चिन्ह यह टॉपिक सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपने अभी तक बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी तथा आप पढ़ाई करते समय अपनी पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते होंगे। आप वाचन या पढ़ते समय अनेक चिन्ह किताब में देखते हो। उन चिन्ह का अर्थ और उनका उपयोग आज हम सीखने वाले हैं। अभी हम उन चिन्हों के नाम देखेंगे। पहला चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा है अल्प विराम चिन्ह, तीसरा है अर्ध विराम चिन्ह, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह, छठा है योजक चिन्ह, सातवां है निर्देशक चिन्ह, आठवां है इकहरा उद्धरण चिन्ह, नौवां है दोहरा उद्धरण चिन्ह, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां है कोष्टक चिन्ह, 12वां है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, 13वां है लाघव चिन्ह। इस तरह से 13 चिन्हों का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज हम विराम चिन्ह का उपयोग किस तरह किया जाता है यह देखने वाले हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ते हुए हम देखेंगे कि विराम चिन्ह का किस तरह उपयोग किया जाता है। घोड़े को रोको मत, जाने दो। घोड़े को रोको मत, जाने दो। इन दोनों वाक्यों में आप देखोगे तो पहले वाक्य में घोड़े को रोको मत, जाने दो, इसका अर्थ क्या हुआ कि घोड़े को रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। और दूसरे वाक्य में है घोड़े को रोको मत, जाने दो, तो इसमें क्या कहा है कि घोड़े को रोको, उसे मत जाने दो। यानी दोनों वाक्य में उपयोग किया हुआ विराम चिन्ह जो है, यानी चिन्ह का जो उपयोग किया है, उसके कारण दोनों वाक्यों का अर्थ बदल गया है। तो अभी हम कि विराम चिन्ह के कारण किस तरह से वाक्य में बदलाव आते हैं या विराम चिन्ह का उपयोग किस तरह से किया जाता है, यह हम देखने वाले हैं। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से इनका भाव एक जैसा नहीं रहा। विराम का अर्थ है रुकना। विश्राम हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय स्थान विशेष पर बल देने, रुकने आदि के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। अभी हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है रोको मत, जाने दो। दूसरा उदाहरण है रोको मत, जाने दो। तीसरा उदाहरण है रुको मत जाओ।
चौथा उदाहरण है रुको मत जाओ। आप देख सकते हैं इन चारों वाक्यों में चिन्ह का उपयोग अलग अलग जगह पे किया है। इस कारण इस वाक्य में हमें उतार चढ़ाव या भाव एक जैसा नहीं लग रहा है। वाक्य एक जैसे हैं लेकिन उसमें अलग अलग जगह पे दिए हुए चिन्ह के कारण उनमें से व्यक्त होने वाला भाव अलग अलग हुआ है। विद्यार्थियों, अभी हम विराम चिन्हों के प्रकार देखेंगे। उसमें पहला प्रकार है पूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अभी हम उसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है मगर सोनू में कोई हरकत नहीं हुई। दूसरा वाक्य है इसमें आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। तीसरा वाक्य है पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। आपने तीनों वाक्यों देखे होंगे। इस तीनों वाक्यों के अंत में दंडक दिया है, यानी वाक्य पूर्ण होने के बाद जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप वगैरह लगाते हैं वैसे हिंदी में पूर्ण विराम के लिए ऐसा दंडक दिया जाता है। उससे पता चलता है कि वह हमारा वहाँ पूर्ण हुआ है। विद्यार्थियों, अभी हम अगला प्रकार देखेंगे अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच में भी किया जाता है। तो हम अभी उदाहरण देखेंगे। बेटा सोनू जो उससे बिछुड़ गया है। दूसरा वाक्य है चलो चलो निकलो यहाँ से। तीसरा वाक्य है जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि वाक्य के बीच में अल्प विराम दिया है। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमें क्या करना है, आगे का वाक्य पढ़ना है। अभी हम विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। दूसरा वाक्य है वह आपस में कितना भी लड़े टकराए बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। तीसरा वाक्य है तुम्हें पैसों की जरूरत होगी मगर मैं जानता हूँ पैसे नहीं मांगोगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाक्यों में दो उपवाक्यों के बीच में इन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा विराम चिन्ह का प्रकार है प्रश्न सूचक चिन्ह। यह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? दूसरा वाक्य है आइसक्रीम कौन बना रहा है? तीसरा वाक्य है रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? विद्यार्थियों, इन वाक्यों के पीछे
प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक शब्द हर स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी हर जगह हम प्रश्नवाचक शब्द देखने के बाद क्या करते हैं, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने के बाद भी उस वाक्य के पीछे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है। उसका एक हम उदाहरण देखेंगे। क्या बक रहे हो, चले जाओ यहाँ से। इस तरह के वाक्य से आपको पता चलेगा कि हर वक्त प्रश्नवाचक शब्द होगा तो वह वाक्य प्रश्नवाचक ही होगा, ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थियों, अभी हम पांचवा प्रकार देखेंगे, विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। दूसरा वाक्य है, जाने दो बेटी, जी छोटा कर। तीसरा वाक्य है, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। विद्यार्थी, यहाँ पे आप देखोगे कि इस चिन्ह द्वारा हमारे मन में होने वाला आश्चर्य या भय व्यक्त किया जाता है। छठा प्रकार है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं। हम उदाहरण देखेंगे। कॉलोनी में तो 100-125 घर है। दूसरा वाक्य है, राजा रानी दोनों उपवन में सैर कर रहे थे। तीसरा वाक्य है, लोगों की इस जलीकट्टी ने डंक का काम किया। विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि दो शब्दों में इस चिन्ह का उपयोग किया गया है। सातवां प्रकार है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कथन, उद्धरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, राम बोला, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। दूसरा वाक्य है, अध्यापिका ने कहा, आप अपनी किताबें खोलिए। तीसरा वाक्य है, गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस चिन्ह का उपयोग किसी वाक्यांश या पद की व्याख्या या उसको स्पष्ट करने के लिए तथा किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करने के लिए संवाद वार्तालापों के नामों के बाद किया जाता है। विराम चिन्ह का आठवां प्रकार है इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे। पहला है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। दूसरा है, डॉक्टर ने बताया बीमारी फिर से फैल रही है। तीसरा वाक्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि वाक्य जैसे के तैसे बताए गए हैं या डॉक्टर ने बताया हुआ वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है।
उसी तरह थर्ड वाक्यों में, तीसरे वाक्यों में देखेंगे आप, सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको निराला नाम से संबोधित किया जाता था, इसीलिए निराला शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। तो इसी तरह जब शब्द आते हैं या वाक्य आते हैं तो उन वाक्यों को इकहरा उद्धरण चिन्ह देना है। 9वां प्रकार है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के जो का त्यों लिखना हो तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहला है, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। दूसरा है, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं। तीसरा है, हेतु बोला, खुशी वाले घर में यह नहीं कहते। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह से किसी ने वाक्य कहे हैं उसी तरह वहाँ पे जैसे के तैसे इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। विवरण चिन्ह। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, विवरण के लिए नीचे देखिए। दूसरा है, भाषा के दो प्रमुख रूप। तीसरा है, संज्ञा के भेद। विद्यार्थियों, इस चिन्ह का उपयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना, निर्देशन आदि देना हो तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला प्रकार है कोष्टक चिन्ह। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पहला उदाहरण है, अमिता ब्रैकेट में ताली पीटते हुए, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। दूसरा वाक्य है, जूलिया कोष्टक में दिए हुए वर्ड दबे स्वर में, जी नहीं मालिका 40 रूबल। तीसरा वाक्य है, रामस्वरूप कोष्टक में चौक कर, बिजनेस कोष्टक में समझ कर, ओह अच्छा अच्छा। विद्यार्थियों, इन कोष्टकों का उपयोग किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए तथा इन तीनों कोष्टकों का उपयोग गणित में भी होता है। उसी तरह इन कोष्टकों का प्रयोग विकल्प दिखाने के लिए भी किया जाता है। विद्यार्थियों, अगला हम विराम चिन्ह देखेंगे। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम अभी इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, सुदीप अच्छा लड़का है। इस वाक्य में सुदीप अच्छा लड़का है लेकिन बहुत या कम यह हमने लिखा नहीं, यानी लिखने के लिए भूल गए। तो इस चिन्ह का उपयोग करके हम बहुत शब्द इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य है, मीना आएगी। इस वाक्य में मीना कब आएगी यह पता नहीं चल रहा है, यानी कब आएगी यह यहाँ पे लिखा नहीं है। तो मीना कल आएगी, यानी कल शब्द लिखने के लिए भूल जाने के कारण इस चिन्ह का उपयोग करके
कल शब्द यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तीसरा वाक्य है, हमने आपको पहले कह दिया था। इस वाक्य में भी हमने आपको पहले क्या कह दिया था यह पता नहीं चल रहा, यानी यह भूल गए हैं लिखने के लिए। तो ही शब्द इस चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, यानी हमने आपको पहले ही कह दिया था। इस तरह इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला अपना विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, पंडित जैसे शब्द को हम पंडित पुराना लिख के प लिखने के बाद उसको लाघव चिन्ह लगा देते हैं। उसी तरह दूसरे वाक्य में हम देखेंगे कि डॉक्टर शब्द पुराना लिखते हुए हम पहला अक्षर लिखने के बाद लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तीसरा देखेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यह डिग्री का नाम लिखते समय भी हम उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं MA। उसके पीछे भी हम लोग लाघव चिन्ह लगाते हैं। विद्यार्थियों, उसी तरह आप भी अपने स्कूल का नाम लिखते समय स्कूल का पूरा नाम नहीं लिखते हैं। आप NGV लिखते हैं तो उसका पूरा नाम नरसिंह गोविंदराव वर्तक होता है। तो इतना बड़ा नाम न लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसका संक्षिप्त रूप लिख के उसके पीछे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। यानी किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों, अभी आपको स्क्रीन पे मैंने चिन्हों का तख्ता दिया है, यानी चार्ट दिया है। उसका आपको स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है, क्योंकि इन चिन्हों का उपयोग आपको लिखते समय हर वक्त करना होता है। ऐसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं चिन्हों का लिखते समय उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, हमने विराम चिन्ह के प्रकार सीखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सभी प्रकार समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में नए विषय के साथ। धन्यवाद।